और आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। जी हाँ, आपने ये टर्म अब बहुत ज्यादा सुनी होगी जहां तक निवेश की बात है, लेकिन क्या एक आम निवेशक इसमें निवेश कर सकता है? इसके जरिए क्या निवेश कर सकता है? क्या बदलाव है इसमें निवेश करने से? आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न के लिहाज से क्या रिटर्न आपको मिलेगा, ज्यादा या कम? आम म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके क्या क्या मायने हैं, ये समझते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, पहले ये बताइए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ये किस तरह के निवेशक के लिए एक एक्सक्लूसिव सर्विस म्यूचुअल फंड हाउस प्रोवाइड करते हैं? देखिए, पहले ये देखते हैं कि हमने बात की म्यूचुअल फंड की और पीएमएस की, दोनों में समानता है क्या? दोनों में समानता ये है कि दोनों में ही जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम पीएमएस की बात करें, पीएमएस जो है अगर हम म्यूचुअल फंड से उसको कंपेयर करें, म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल रहती है। म्यूचुअल फंड जब स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बना रहता है। तो इन्वेस्टर्स को वो देखना है कि उनका ऑब्जेक्टिव और स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर दो चीज लिखी रहती है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट होगा और किस तरीके से पैसा होगा। तो ये म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है। पीएमएस की बात करें, प्रोसेस मोर और लेस वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे, पीएमएस के अंदर जो पोर्टफोलियो वो कस्टमाइज बनता है, यानी कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए वो पोर्टफोलियो बनता है। म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने कहा हजारों लाखों इन्वेस्टर हो सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है। म्यूचुअल फंड जो है वो स्पेशलाइज होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो बड़े इन्वेस्टर हों, जो इक्विटी को समझते हों, जो रिस्क ले सकते हों, क्योंकि वहां पे स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल अलग होती है। तो यानी अगर मैं समझना चाहूं तो मेरे लिए एक अलग फंड मैनेजर होगा जो मुझे कस्टमाइज या पर्सनलाइज सर्विसेज देगा और मेरे जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक मेरा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा और उसके मुताबिक निवेश भी किया जाएगा। जी कविता, थ्योरेटिकली बिल्कुल आपने कहा वैसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा अगर हम पीएमएस की बात करें तो वहां पे भी म्यूचुअल फंड की तरह स्कीम होती है। ओके। लेकिन वो जो स्कीम है शायद वो अलग तरीके की होती है। जैसा मैंने कहा, उनकी स्ट्रैटेजी एग्रेसिव हो सकती है, या वो जिन सेगमेंट में या जिस तरीके से जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो एग्रेसिव हो सकता है। तो वो फर्क है म्यूचुअल फंड और उनके अंदर। कुछ ऐसे पीएमएस भी होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पे आपकी जरूरत के हिसाब से, अनलेस आप बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। क्योंकि अगर आप बेसिक अमाउंट क्या होगा निवेश करने के लिए अगर मुझे ये सर्विस चाहिए तो? पीएमएस में कम से कम आपको 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। ये मिनिमम जो सेबी ने जो लिमिट रखी है वो 25 लाख की रखी है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उस बेसिक लिमिट के अंदर हैं तो जनरली हमने देखा कि पीएमएस की स्कीम्स रहती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करते हो। जैसा मैंने कहा, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं वो अलग है, उसमें एग्रेशन ज्यादा है। तो बेसिकली वो पीएमएस उन इन्वेस्टर को सूट करती है, जैसा मैंने कहा, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बड़ा अमाउंट है, जो इक्विटी के रिस्क को समझते हैं। और क्योंकि वहां पे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड रहता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखें तो 50, 60, 70 स्टॉक रहेंगे, पीएमएस के अंदर 10 या 15 स्टॉक रहेंगे। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, फायदा भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट सही नहीं है या फंड मैनेजर का डिसीजन सही नहीं है तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर बेस है एक स्कीम का, एक पीएमएस स्कीम का, वो कितना बड़ा हो? देखिए, वो ऐसा जैसा मैंने कहा, म्यूचुअल फंड में हजारों लाखों हो सकते हैं। हाँ। यहाँ पे 10-15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। किसी एक के लिए आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी? किसी एक एचएनआई के लिए जो बहुत बड़ा लमसम निवेश करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये एक्सक्लूसिव सर्विस होती है? क्या कस्टमाइज होती है? बिल्कुल हो सकती है वहां पे, क्योंकि वहां पे फिर आपको स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी जरूरत को समझ के किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है, जरूरी नहीं कि आपको वो स्कीम इन्वेस्ट करें, उनका एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो बना सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे कि अगर हम म्यूचुअल फंड का रास्ता लेते हैं तो हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट में निवेश कर सकते हैं। तो पीएमएस स्कीम चूंकि इक्विटी ओरिएंटेड ही है, क्या इसमें भी कोई बैलेंस अप्रोच या वेरिएशंस है? किसी अलग अलग टाइप की होती हैं पीएमएस स्कीम्स भी? वहां पे भी हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, वहां पे भी उस तरह की स्कीम हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर जो है वो सोचे, उनको लगे कि अभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि जो पोर्टफोलियो पीएमएस के जो पैसा है वो लिक्विड फंड वगैरह में रखा जाता है, जब तक उनको लगे कि मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वैरायटी उसमें ज्यादा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ओवरऑल क्योंकि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो कम इन्वेस्टर्स के लिए बनी है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है, तो ये आम इन्वेस्टर के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है तो 25 लाख एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इक्विटी को समझते हो, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। ऑफकोर्स रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, बट अटेंडेंट रिस्क डेफिनेटली साथ में रहेगा। लेकिन अगर मैं फंड मैनेजमेंट चार्ज के बारे में समझना चाहूं तो हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें तो हमें यहाँ पर कोई खास चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, लेकिन क्या पीएमएस स्कीम अगर हम लेते हैं निवेश
कितनी महंगी पड़ती हैं ये स्कीम्स एक निवेशक को? देखिए, दोनों में फर्क है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेबी रेगुलेशन में बहुत क्लियरली बताया गया है किस तरह के चार्जेस, कितने चार्जेस आप ले सकते हैं, कौन से चार्जेस आपको अलाउड है, कौन से चार्जेस आपको अलाउड नहीं है, वहां पे सीलिंग है। तो कोई भी फंड मैनेजर जब इन्वेस्ट स्कीम लॉन्च करते हैं तो उनको मालूम है कितना एक्सपेंसेस वो चार्ज कर सकते हैं। अगर हम पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में एक तो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, मैनेजमेंट फीस होती है जो 1 से 3% हो सकती है। काफी पीएमएस में या तो एक फिक्स फी रहेगी या एक प्रॉफिट शेयरिंग भी रहता है। यानी ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है 30 लाख रुपए हो गई, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है। कि जो पीएमएस मैनेजर जो है उन्होंने आपसे 10 या 15% प्रॉफिट शेयरिंग की बात की हो, तो आप देखिए कि ज्यादातर जो पैसा आपने बनाया उसका एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग में चला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि उसके बाद अगर मार्केट गिरता है और फिर वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है, जब तक वो 30 लाख के ऊपर नहीं जाएगा फंड मैनेजर आपको प्रॉफिट शेयरिंग का पैसा आपसे नहीं लेगा। तो क्लियरली कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो म्यूचुअल फंड काफी सस्ता है कंपेयर टू पीएमएस। लेकिन मैं पीएमएस स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स हैं, जो फंड हैंडल करते हैं, ये क्या एडिशनली स्किल्ड होते हैं जो हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स की बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा पैसा है तो इनका सिलेक्शन स्टॉक्स को लेकर, शेयर्स को लेकर कुछ ज्यादा अच्छा होना चाहिए। कोई खास तरह का एहतियात ये बरतते हैं और किस तरह के सेक्टर्स अमूमन इस तरह की स्कीम्स में सिलेक्टेड होते हैं? देखिए, अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएमएस के फंड मैनेजर अच्छे नहीं होते, बट मेरा ये मानना है क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है काफी बड़ी रहती है, तो मुझे लगता है जो अच्छा टैलेंट है वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वहां पे जो पैसा इन्वेस्ट करने को मिलता है उनको काफी ज्यादा है। पीएमएस के फंड मैनेजर अच्छे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा वहां पे क्योंकि स्ट्रेटेजीज अलग हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं, स्कीम्स अलग हैं, तो डेफिनेटली उस हिसाब से उनकी एक्सपर्टीज देख के वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखिए क्या होता है कि फंड मैनेजर को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं मिड कैप फंड लॉन्च करने के लिए, लार्ज फंड लॉन्च करने के लिए, जबकि पीएमएस में मैंने देखा है कि वो स्पेशलिस्ट हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के आपका मैनेज करते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है इनका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कविता। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए समझना है इसको। म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे क्या होता है और पीएमएस का जो जनरली अगर आप टैक्स की बात करें तो दोनों बिल्कुल बराबर है। यानी अगर हम इक्विटी की बात करें, 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के बाद करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और वो टैक्स फ्री हो जाता है। वही चीज इक्विटी पे है, स्टॉक्स पे है, पीएमएस पे भी है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फर्क समझ लीजिए, पीएमएस में अगर फंड मैनेजर आपका पैसा पोर्टफोलियो टर्नओवर करता है, चर्न करता है, अगर मान लीजिए उन्होंने बेचा, उसमें कुछ गेन आया, वो गेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी पे करना है जब आपने पैसा रिडीम किया। अगर आपका मैनेजर 10 बार भी स्टॉक को बेचे, जो भी प्रॉफिट हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, आपके ऊपर कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं है। पीएमएस में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसी पीएमएस में पढ़ते हैं जहां पे चर्निंग बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो की, तो हो सकता है को काफी बड़ी मात्रा में आपको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाना पड़े। और ये भी पॉसिबल है कि अगर बहुत ज्यादा चर्निंग, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपको बिजनेस इनकम समझ जो आपका टैक्स रेट है उस पर भी टैक्स लगाए। तो ये चीज का ध्यान फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट नहीं है निवेश, नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझने के लिए कि पीएमएस के जो फंड मैनेजर क्या करने वाली है, बाय एंड होल्ड है, चर्निंग होने वाली है। बिल्कुल। और हम आपको दिखा रहे हैं पीएमएस स्कीम्स भी जिन्होंने रिटर्न दिया है 3 साल के लिहाज से। अगर हम देखें तो कोटक स्पेशल यहाँ पर सिचुएशन पीएमएस ने 42.30 के रिटर्न दिया है। बाकी तीनों स्कीम्स आप देख सकते हैं 33 to 38% के आसपास के रिटर्न इन्होंने दिया है 3 साल के नजरिए की अगर हम बात करें तो। अगर आप भी एक लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं जो कि से ज्यादा का है तो आप इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टैक्स के लिहाज से हम आपको बता दें कि ये इतनी टैक्स फ्रेंडली नहीं है। रुकते हैं, प्योर मनी में जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से और अभिनव कुमार दिल्ली से हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार अभिनव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए आपका। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 4-5 फंड हैं और लास्ट 2 ईयर से हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। तो पोर्टफोलियो में हमें इसका समीक्षा करना है। ठीक है, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है मुझे बताइए, आपने खुद रिसर्च वर्क की है या आपने किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर से सलाह ली है? हमने उसमें टाइम होरिजन के साथ दिया हुआ है। हाँ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सेक्शन के बारे में, आपने खुद रिसर्च की है? हाँ, हमने खुद
ठीक है, चलिए बताते हैं कि आपका फंड सिलेक्शन कैसा है और आपके लक्ष्य के मुताबिक आप इन्हें अचीव कर पाएंगे या नहीं। हेमंत जी, एक बात अच्छी है कि इन्होंने अपने गोल्स को क्लियरली लाइंड अप कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 35 रुपए इन्हें चाहिए, 20 साल बाद बच्चों की शादी के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, 2 साल बाद यहाँ पर शादी के लिए 5 लाख और 30 साल बाद रिटायरमेंट 3 करोड़ इनको इकट्ठा करना है। तो काफी क्लियर गोल्स, लेकिन निवेश क्या इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है सही है? कविता साहब, जैसा आपने कहा, जो उन्होंने प्रोसेस जो फॉलो किया बिल्कुल सही है। गोल्स टाइम होराइजन है और इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि सारे के सारे जो है के हैं 10 साल से लेकर 30 साल। तो क्लियरली जो अभी तक उन्होंने पोर्टफोलियो में काफी अच्छा, मैं बता दूं कि इनके जो फंड्स हैं वो काफी फंड्स हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली इन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। दो चीजें बोलना चाहूंगा, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि पिछले 2 साल में रिटर्न थोड़ी कम है, तो उनको थोड़ी सी आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि जब हम इक्विटी फंड की बात करें तो खाली एब्सोल्यूट मत देखिए, आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखिए। आप ये देखिए मार्केट में क्या हुआ पिछले 2 साल में, हम पीक से 10% नीचे हैं और आपके फंड ने करीब 4% रिटर्न दिया है। तो क्लियरली फंड मैनेजर ने अपना काम किया है, एसेट क्लास ने अपना काम किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करते रहे, जो आपका डिफाइंड टाइम हो रहा है तो चेंज मत करिए। जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, 10 साल का जो गोल है उसके लिए को करीब 6,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो वहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। और 15 साल का 4,000 इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल सही अमाउंट है। और जो 20 का जो गोल है उसके लिए करीब इनको 5,000 इन्वेस्ट करना है, 1,000 कम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए इनको 8,500 इन्वेस्ट, जहां पे उससे थोड़ा पैसा कम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंजेस करें। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इनको, इनके सारे जो फंड्स हैं, बल्ड कैप तो लार्ज लिमिटेड है, मैं चाहूंगा ये 2 मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में अगर आ जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस सुधर सकती है। HDFC मिड कैप कंपनीज को आप देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए और निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। साथ ही लक्ष्य जो है, आप आंखें कि आपका घर का खर्चा अभी कितना है, उस पर महंगाई काउंटिंग कीजिए और एक एग्जैक्ट फिगर पे आइए। फिलहाल कैलकुलेशन है कि आपका मंथली एक्सपेंस, आपका जो हर महीने का खर्चा कितना है, उस हिसाब से अगर आपने काउंट किया है और 3 करोड़ पे आप आए हैं तो निवेश की शुरुआत कीजिए, और अगर नहीं तो उसे आप रीअसेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं? हाँ नमस्कार, ठीक है। मुझे ये बताइए, आपका पोर्टफोलियो काफी दिलचस्प है, आपने लगभग 10 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। एजेंट से आपने ये एक्चुअली हमने बिरला मनी मार्ट है उनका एक। अच्छा, तो आपके जरिए ये तमाम फंड में पैसे लगाए हैं जी? उनका हमने समझा कि उनसे आप बाजार की जानकारी वरना रखते नहीं है, तो पोर्टफोलियो सजेस्ट कर दिया। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने फ्री सलाह ली है और 10 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए हैं, लेकिन आपको बाजार की जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं है इस फील्ड में, हम लोग दूसरे जी। ठीक है, आप कितना निवेश कर रहे हैं? मैं देखता हूँ कभी तो कभी मैं रेगुलर देखता हूँ जी। उसमें सजेस्ट करते हैं कि हाई 5 या 6, 4, 5, 6 मतलब होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 10 तो सजेस्ट और उससे 10 मेरा बन जाएगा, लेकिन रिटर्न में देख रहा हूँ कि वैसे नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने सालों से निवेश कर रहे हैं और कितना निवेश कर रहे हैं हर महीना कुल मिलकर बताइए। हाँ, लगभग 1,000 पर हो रहा है। ओके, 10 में, पूरे 10 में। हाँ, ओके। और कितने साल से कर रहे हैं? हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। मुझे ब्रेक पे जाना है मिश्रा जी, जल्दी से अपने आर्थिक लक्ष्य बताइए, किस लक्ष्य के तहत निवेश कर रहे हैं? हाँ, लगभग अब हम लोग रिटायर हो गए तो 1 करोड़ रुपया हमने एस्टिमेट किया लगभग। कितना समय है रिटायरमेंट को? है अभी 8-9 साल है। 8-9 साल में आपको बनना है करोड़पति रिटायरमेंट के लिए। बन पाएंगे आप या नहीं, इसका जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। तो हम दे रहे हैं SS मिश्रा के सवाल का जवाब, जिन्होंने लगभग 10 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। हेमंत जी, क्या इतने फंड्स की जरूरत है पोर्टफोलियो में? जी, डेफिनेटली जरूरत नहीं है। मतलब पहले हम इनकी पॉजिटिव SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल का समय है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने फंड सिलेक्शन की है
वो हर कैटेगरी के जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो लिए हैं उन्होंने और उसमें पोर्टफोलियो बनाते चले गए। और यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगाओ ताकि आप अपना टाइम होराइजन देख सको, आपको कितना एलोकेशन चाहिए, कितना आपको टारगेट अचीव करना, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाते हो। और ये भी आप डिसाइड कर पाते हो कि कितनी एसेट क्लास, इक्विटी, डेट में कितना पैसा जाना चाहिए। यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा जो है इनका इक्विटी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको थोड़ा देखने की जरूरत है कि पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाया जाए। अब अगर मैं इनकी फंड सिलेक्शन की बात करूं, सारे के सारे फंड अच्छे हैं, अपने कैटेगरी की परफॉर्मेंस अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 फंड की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत तो किस में बने रहे, किससे निकल जाए? मुझे लगता है 3 फंड मैक्सिमम उनको रखने चाहिए अपने हिसाब से। कोटक सेलेक्ट फोकस रख सकते हैं, जैसा इनके पास है यहाँ पे। मिराई का जो एक एसेट इमर्जिंग फंड है वो देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई का डिस्कवरी फंड। यहाँ पे एक मल्टी कैप फंड हो गया, लार्ज कैप ओरिएंटेड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड। रिटायरमेंट जोड़ पाएंगे पैसे? देखिए 1 करोड़ का टारगेट तो डेफिनेटली पूरा नहीं हो रहा है इससे, तो डेफिनेटली उनको रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि 10,000 की इन्वेस्टमेंट से आप 9 साल में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो 1 करोड़ तो कहीं पे भी नहीं बना पाएंगे। तो मिश्रा जी, यहाँ पर आपको 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं केवल, और आपका रिटायरमेंट का गोल तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप निवेश बढ़ा लेंगे इन्हीं फंड्स में, तो हो सकता है कि आप अपने आर्थिक लक्ष्य को अचीव कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए हेमंत जी। और योर मनी में अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने नाम के TH पे अपना सवाल ट्वीट कर सकते हैं, और हमारे ईमेल आईडी m4moneycontrol.com पर अपना सवाल भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।